मेडिसिन नोबेल 2023 दो लोगों को मिला है। ठीक है, एक है कैटलिन कारिको और है ड्रीव वेसिमैन। ये दोनों लोग हैं। इन दोनों लोगों को इस बार का अभी मिला नहीं है। एक्चुअली नोबेल प्राइज की अभी घोषणा होती है अक्टूबर महीने के पहले वीक में कि किस किस सेक्टर्स में किसको किसको दिया जाएगा। और यह नोबेल प्राइज दिया कब जाता है? यह दिसंबर में दिया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को में भी दिया जाता है। उस दिन अल्फ्रेड नोबेल का की पुण्यतिथि है इस उपलक्ष्य में। तो अभी घोषणा हुई है, तभी चिकित्सा के क्षेत्र में इन दोनों लोगों को मिलेगा। और खासतौर से इनको इसलिए दिया गया है कि आपने देखा होगा mRNA, इस वैक्सीन के बारे में सुना होगा। ये जो वैक्सीन है इसको डेवलप करने का श्रेय इन लोगों को जाता है। और खास तौर से इसलिए कि इन लोगों ने क्या किया है कि कोविड के दौरान इस वैक्सीन को डेवलप किया, और इस वजह से इन दोनों लोगों को यह प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट, इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, क्या कह रहा है, कैसे और क्या क्या चीजें यहां पे जरूरी। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हुए चले। देखो, बेसिकली बात यह है कि अभी मेडिसिन का, या आप कह सकते हैं फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा, 2023 का नोबेल पुरस्कार अभी कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया है। इनको क्यों दिया गया है? इनको दिया गया है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड mRNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह इंपॉर्टेंट है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने इस mRNA में शोध किया, रिसर्च किया कोविड के दौरान कि कैसे किसी रोगी को यह वैक्सीन दिया जाए तो ये उसको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना करे और कैसे उनको लाभ पहुंचाए। तो इन्होंने इस पे शोध किया, और वही है ना कि न्यूक्लियोसाइड बेस पे इन्होंने संशोधन किया इन दोनों लोगों ने, और mRNA वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका नाम ही है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि यह शरीर में एक मैसेंजर का काम करता है ये जो वैक्सीन है। क्या कैसे अभी आगे देखेंगे थोड़ा। तो खास बात यही है, 2020 की शुरुआत में ही कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए इन दोनों नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज महत्वपूर्ण रही है। ये ध्यान में रखिएगा। तो 2020 में कोविड के दौरान इन लोगों ने ये चीजें की थी, जिसी वजह से ये सारी बातें हम यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखें। कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन की जो खोज है उसके बारे में थोड़ा सा देख लो। बहुत ज्यादा डिटेल तो यूपीएससी उनके रिसर्च के बारे में पूछेगा नहीं, लेकिन इस आर्टिकल में है जो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप उसको पढ़ते रहेंगे। लेकिन क्या था, कैसे था, इस बारे में आपको थोड़ा समझना जरूरी है कि चुनौती और कठिनाइयों को समझना कि इस अनुक्रिया से संभावित रूप से हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं और टीके की प्रभावकारिता कम हो सकती है। इस चैलेंज को इन लोगों ने समझा और mRNA वैक्सीन को डेवलप किया, mRNA वैक्सीन को डेवलप किया। तो ये जो चुनौतियां थी mRNA के लिए, उनको इन्होंने समझ करके टीके को प्रभावी बनाया। जो मानव शरीर की कोशिकाएं हैं, मानव शरीर की कोशिकाओं में बाह्य पदार्थों का पता लगाने की क्षमता होती है। अगर हमारे शरीर में कोई बाहरी चीज अगर इंटर करता है, तो जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो उसका पता लगा लेते हैं कि ये हमारे शरीर में बाहर से आया है। और डेंड्राइटिक कोशिकाएं जो कि हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है, उनमें इन विंटो ट्रांसक्राइब्ड mRNA को बाह्य पदार्थ के रूप में पहचानने की क्षमता है, जिससे एक अनुक्रिया शुरू होती है। तो ये सब रिसर्च इन लोगों ने जो किया है, आपको इस रिसर्च पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे इसको समझने की जरूरत है। ठीक है ना। यूपीएससी उनके रिसर्च के बारे में आपसे कभी नहीं पूछेगी, किस चीज में के लिए दिया गया, mRNA क्या है, ये सब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसके अलावा एक और चुनौती थी कि इस तथ्य से कि इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए अत्यधिक स्थिर था और शरीर के भीतर एंजाइमों के ह्रास के प्रति संवेदनशील था। तो इसी को, ये सब जो चैलेंजेस थे ना एमआरएनए में, इनको इन्होंने खोजा और इसको दूर करने की इन लोगों ने कोशिश की। गुड मॉर्निंग रीता, ठीक हो? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें खास क्या है, अब थोड़ा सा जैसे एमआरएनए जो है, तो इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए एक प्रकार का सिंथेटिक आरएनए है जिसे प्रयोगशाला में डीएनए टेम्पलेट आरएनए पॉलीमरेज का उपयोग करके उत्पादित किया गया है। ये सब कुछ बातें थोड़ा सा आपके बेसिक जानकारी के लिए। इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे आरएनए फिर रिसर्च करना हो, टीके या प्रोटीन का निर्माण करना हो, तो इसका उपयोग किया जाता है। तो ये दो बात जो खास है, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन द्वारा की गई जो खोजें हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लो। कारिको और विस्मैन ने अपनी खोज में यह पाया कि डेंड्राइटिक कोशिकाएं इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए को बाह्य विदेशी के रूप में पहचानती हैं और उन्हें सक्रिय करती हैं तथा सूजन संबंधी संकेत जारी करती हैं। तो ये इनकी खोज है। ये जो दोनों वैज्ञानिक हैं जिनको इस बार चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है, इनके लिए क्या है कि इन्होंने अपने खोज में यही पाया कि जो भी डेंड्राइटिक कोशिकाएं हैं वो एमआरएनए को बाहरी के रूप में पहचान जाती हैं और उन्हें फिर एक्टिव कर देती हैं। ठीक है, लेकिन ये इससे थोड़ा सूजन संबंधी समस्याएं थी, तो ये भी ना हो, इस पे भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो ये सब कि एमआरएनए को विदेशी के रूप में क्यों चिन्हित किया, ऐसा ये सब इसी पे इन्होंने रिसर्च किया। तो रिसर्च बहुत ज्यादा यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, ये ध्यान में रखिएगा कि ये लोगों ने जो रिसर्च किया कि ये स्तनधारी पे काम करेंगे या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन्हें समझने में यह मदद की। तो ये सब आप आपके समझ के लिए, बस यूपीएससी ये सब उनके रिसर्च के बारे में ज्यादा आपसे पूछेगी नहीं। इन्होंने खोज किस प्रकार से की थोड़ा, तो जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की तरह आरएनए जो होता है ना, उसमें भी 4 बेस होते हैं, सब साइंटिफिक टर्म है, ए, यू, जी और सी। इसके द्वारा क्या होता है कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने यह पाया कि जो स्तनधारी कोशिकाओं के प्राकृतिक आरएनए जो होते हैं उस बेस में अक्सर रासायनिक बदलाव होते रहते हैं। जो नेचुरल कोशिकाएं होती है आरएनए, उनमें जितने भी स्तनधारी हैं उनमें अक्सर चेंजेज होते रहते हैं। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि जो हमने लैब में एमआरएनए का डेवलपमेंट किया है, इनमें अगर बदलाव स्थित न हो तो सूजन संबंधी अभिक्रियाएं हो सकती हैं। तो ये सूजन ना हो, इस वजह से इन लोगों ने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया और इसको डेवलप किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने अद्वितीय रासायनिक परिवर्तनों वाले विभिन्न एमआरएनए वेरिएंट का निर्माण किया और उन्हें डेंड्राइटिक कोशिकाओं के विपरीत किया, जिनके निष्कर्षों के अनुसार एमआरएनए में बेस परिवर्तन करने से सूजन संबंधी अभिक्रियाएं फिर कम हो गई। तो यही उन्होंने मेनली रिसर्च किया एमआरएनए को तैयार करने में। तो ये उनके रिसर्च है, तो इसके बारे में यूपीएससी बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, जो पूछेगी इसमें हम लोग देख लेंगे। 2008 और 2010 में भी, क्योंकि रिसर्च तो अचानक कोविड के दौरान हुआ नहीं, पहले से भी होता आ रहा है, ये भी पता चला कि जो संशोधन है उनमें एमआरएनए ने प्रोटीन उत्पादन में वृद्धि भी की है। ये सब है, तो यह प्रभाव प्रोटीन के उत्पादन में एंजाइम की सक्रियता में कमी से था। इन्हीं सब कमियों को दूर करके इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोविड के दौरान एमआरएनए को क्या किया कि डेवलप किया और उन टीकों का प्रयोग अब यहां पे किया जाने लगा, जैसे बेस मॉडिफाइड एमआरएनए टीकों का अनुप्रयोग। तो 2010 तक कई कंपनियां विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस पद्धति को विकसित करने पर जोर देती थी। ये नहीं पता था कि कोविड के आने वाला है या कोविड जैसी कोई महामारी आएगी तो उसमें भी इसका उपयोग हो सकता है। जैसे कि जीका वायरस के खिलाफ टीकों की खोज की गई, SARS-CoV-2 से निकटता से संबंधित जीका वायरस है, इन सब में बहुत सारी कंपनियों ने इन सब टीकों का उपयोग किया। ये सब तो जब कोविड की शुरुआत हुई तो शुरुआत के साथ ही SARS-CoV-2 प्रोटीन, इनको एनकोड करने वाले बेस मॉडिफाइड एमआरएनए वैक्सीन की तब जाकर के इसको डेवलप किया गया, इन दोनों को मिला करके। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद और इन वैक्सीनों के द्वारा 95% सुरक्षा प्रभाव प्रदर्शित किए गए और 2 दिसंबर 2020 में इसके शुरुआत की मंजूरी मिल गई, जो इन दोनों वैज्ञानिकों ने शुरू किया था। ठीक है ना। तो एमआरएनए वैक्सीनों का निर्माण उल्लेखनीय रूप से अनुकूलनीय और त्वरित था, विभिन्न संक्रामक बीमारियों के खिलाफ उपयोगी था, इसलिए इसके उपयोग की परमिशन मिली।
कोविड के दौरान बात करें तो पूरे विश्व भर में तकरीबन 13 बिलियन से अधिक कोविड 19 वैक्सीन खुराकें दी गई, ये वाली, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई गई और गंभीर बीमारी को रोका गया। इस वजह से ये जो चेंजिंग इन्होंने किया कि गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान यह गेम चेंजिंग जो खोज इन्होंने की, तो इसीलिए इन दोनों वैज्ञानिकों को इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है, जिन्होंने mRNA मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड के आधार परिवर्तनों के महत्व को समझने में जो भूमिका निभाई, यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको दिया गया। क्लियर है? तो इन सब बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब mRNA का टीका और उनका कार्य क्या है, तो देखो mRNA का अर्थ ही है मैसेंजर RNA, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक प्रकार का अणु है जो कि डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को कोशिका की प्रोटीन निर्माण मशीनरी तक लेकर के जाता है, यही काम है mRNA का, ठीक है ना। मैसेंजर mRNA टीके सिंथेटिक mRNA का उपयोग करते हैं जो रोगजनक से एक विशिष्ट प्रोटीन को एनकोड करता है, और कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है वो होता है, वो जो कोविड के दौरान उसके लिए हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट, इन बातों को ध्यान में रखना। जब mRNA वैक्सीन को शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो कुछ कोशिकाएं जो होती है हमारे शरीर की, वो mRNA को ग्रहण कर लेती हैं, और वह ग्रहण करने के बाद प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग करती हैं, और प्रोटीन तब एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी या मेमोरी कोशिकाओं का उत्पादन करता है, जो भविष्य में भी जो हमारे शरीर में रोगजनक चीजें आएंगी उनकी पहचान कर सकते हैं और उनसे लड़ सकते हैं। बेसिकली एंटीबॉडी की बात हो रही है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। mRNA टीके उत्पादन में तीव्र और कम खर्चीले हैं क्योंकि उन्हें सेल कल्चर या जटिल शुद्धिकरण प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना बस। अब अधिक लचीले होते हैं, अनुकूलनीय हैं, खर्च कम है, नए वेरिएंट को भी टारगेट करने के लिए अगर कोविड का कोई नया वेरिएंट भी आता है तो उसको इसमें संशोधन करके उसका टारगेट किया जा सकता है। ये सब तो कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। और इस बार चिकित्सा के लिए जो नोबेल प्राइज के लिए नामों की घोषणा हुई, उनके वैज्ञानिकों को इसी क्षेत्र में दिया गया। और देखो नोबेल प्राइज की बात हो रही है तो थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में देख लो, फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। इसमें बेसिकली क्या है कि यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, अक्टूबर महीने के प्रथम सोमवार से शुरू हो जाता है और उस पूरे वीक में इनकी घोषणाएं हो जाती हैं। तो शुरू होने वाले सप्ताह में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के फर्स्ट मंडे, यानी ये पूरा वीक जो है, इस वीक क्या है कि इसी के पुरस्कारों की घोषणा होगी। इसमें क्या होता है कि मंडे को घोषणा की जाती है चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाले कि किसको दिया जाएगा। मंगलवार को घोषणा होगी फिजिक्स के क्षेत्रों में, उनके लिए किया गया। बुधवार को केमिस्ट्री के क्षेत्र में, गुरुवार को साहित्य के क्षेत्र में, शुक्रवार को शांति, और फिर अगले सोमवार को अर्थशास्त्र। इस तरीके से घोषणा होती है। तो अक्टूबर के फर्स्ट जो वीक है अक्टूबर का जो पहला सोमवार आता है, उस सोमवार से इसकी घोषणा हो जाती है और उस पूरे वीक में प्रत्येक दिन इसकी एक एक प्राइज की घोषणा हो जाती है कि इनको दिया जाएगा, ठीक है। और यह शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये ओस्लो नॉर्वे में, जबकि अन्य सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाएगा, बाकी सभी स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो भी नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं जिनका चयन किया जाता है, उनका चयन 4 संस्थाएं करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इनके लिए कौन चयन करता है तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ये चयन करती है इन लोगों के लिए नोबेल प्राइज के कैंडिडेट का चयन कि इन क्षेत्रों में मिलेगा। मेडिकल के लिए या चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस के लिए बात करें तो द नोबेल असेंबली एंड करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, यह जो है यह मेडिकल साइंस के लिए करती है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता का चयन स्वीडिश एकेडमी करती है। शांति के लिए चयन द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी करती है।
तो ये इस तरीके से सभी पुरस्कारों के चयन के लिए ये संस्थाएं हैं जो इनका चयन करती हैं। और यह अभी तो पुरस्कारों के नामों की घोषणा हुई है कि किनको किनको दिया जाएगा, लेकिन यह पुरस्कार दिया कब जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। यह आने वाले समय में 10 दिसंबर को दिया जाएगा। उस दिन अल्फ्रेड नोबेल हैं जिनके नाम पे यह पुरस्कार की घोषणा की गई है, उनकी पुण्यतिथि है, तो उस दिन दिया जाता है। साथ में एक डिप्लोमा स्वर्ण पदक भी इसके साथ प्रदान किए जाते हैं। तो ये सब बातें जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।